हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2010 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। और ये भी समझेंगे कि इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पे सामने आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास ये ट्रायल बैलेंस गिवन है और यहाँ पे तमाम डेबिट साइड के बैलेंसेस हैं और यहाँ पे तमाम क्रेडिट साइड के बैलेंसेस हैं, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पे डेटा गिवन है एडजस्टमेंट के लिए, जो साल के एंड में कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, ठीक है, जिनकी बेसिकली एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं और फिर इनकी एडजस्टमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे हम जो है उसको डायरेक्टली एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट के पास आ जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये होता है, सबसे पहले आप बिजनेस का नाम लिखते हो, ठीक है, जिस कंपनी के लिए बना रहे हो, जिस बिजनेस के लिए बना रहे हो, तो उस बिजनेस का नाम होगा। सोल प्रोप्राइटर होगा तो कुछ इस तरीके का नाम होगा, और अगर कंपनी होगी तो कॉरपोरेशन करके कोई नाम होगा, ठीक है। फिर इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग और फिर जिस टाइम पीरियड के लिए बना रहे वो टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम फॉर द पीरियड एंडेड December 31 के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड है। December 31, 2009, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं December 31, 2009, ठीक है। अब अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी सेल्स रेवेन्यू देख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर आप सिर्फ और सिर्फ जो है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस पे फोकस्ड होता है आप लोगों का, ठीक है। और मतलब इस तरीके के दो और बिजनेस भी होते हैं। एक होता है सर्विस बिजनेस, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आप तमाम रेवेन्यू नोट डाउन करते हो और फिर तमाम एक्सपेंसेस से उस रेवेन्यू को लेस करते हो, तो फिर आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, जो कि जिनकी स्टेटमेंट बनाना काफ़ी सिंपल है। अगर आपका बिजनेस एक सर्विस नेचर है आपके बिजनेस की, तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी कि सिर्फ आप तमाम रेवेन्यूज रिकॉर्ड करके, तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके और फिर यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, दैट्स इट। और अगर आपका मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस है तो सबसे पहले सेल्स फिर आप रिकॉर्ड करोगे, जो आपने सेल्स, जो इन्वेंट्री आपने सोल्ड आउट की है वो आपको कितने की पड़ेगी। क्योंकि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या होता है कि वो किसी और से पहले इन्वेंट्री खरीदता है, फिर उसके ऊपर मार्कअप लगाकर उसको आगे सोल्ड आउट करता है, ठीक है। तो ये एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होता है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो आपकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सबसे पहले क्या कर रहा होता है कि सबसे पहले वो रॉ मटेरियल्स खरीद रहा होता है और फिर रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश्ड गुड में बनाता है। तो रॉ मटेरियल से को जो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए उसको जितना भी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट लगती है वो तमाम की तमाम रिकॉर्ड होती है और पर यूनिट रिकॉर्ड होकर फिर उसको जो टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ज़्यादातर मतलब ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आपकी अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करती है और तो वो मतलब वो फिर निकलती है कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है, ये निकलती है। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है उसकी, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए मतलब मैंने आपको थोड़ी नॉलेज दे दी, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किस तरीके से अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सिंपल मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं और ये भी एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका फॉर्मेट थोड़ा हम गौर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेल्स आती हैं, ठीक है। अब सेल्स में से हो सकता है कि आपने कोई सेल्स ज़्यादा रिटर्न कर लिए हो, ठीक है, मतलब रिटर्न हो गई, आपको वापस मिल गई सेल्स, ठीक है। आपने कुछ सामान बेचा और फिर वो जिस बंदे को बेचा वो बंदा जो सही नहीं था उसने आके आपको सामान आपका वापस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेल्स से रिटर्न होगा। और दूसरा ये हो सकता है कि सेल्स डिस्काउंट आप दे दो, ठीक है। तो दोनों सूरतों में क्या करते हैं, ये आपकी सेल्स को घटा देता है, ठीक है, जो कि आपकी ग्रोस सेल्स होती हैं, ठीक है। तो सेल्स होंगी, अगर कोई सेल्स डिस्काउंट या सेल्स रिटर्न है तो वो लेस हो जाएगा आपकी सेल्स में से, फिर आपके पास नेट सेल्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद आपके पास आप जो है कंप्यूट करते हो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से कंप्यूट होती है कि सबसे पहले आपके पास कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है, ठीक है, यानी कि कुछ पुराना माल जो है जो पिछले साल का होता है जो कि नहीं बिका वो आपके पास पड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अब वो माल इतना नहीं होता है कि आप इस साल भी उसको बेच के मतलब प्रॉफिट कमा सको, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको और ज़्यादा माल खरीदना पड़ता है, तो जो कि आपकी परचेजेस होती हैं। अब इसमें ये होता है कि आपके पास हो सकता है कभी कभार आपको परचेज डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है, या तो फिर आप कुछ परचेज रिटर्न कर लो तो वो परचेज डिस्काउंट या परचेज रिटर्न जो आपकी परचेजेस में से लेस हो जाता है, ठीक है, माइनस हो जाता है, ठीक है।
फिर आपके पास आप देखते हो कि साल के एंड में जो मेरे पास इन्वेंट्री बच गई है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बच गया वो नहीं बिका, तो फिर जो बच गया जाता है वो आप उसमें से लेस कर देते हो, फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है, ठीक है। इसको हम अभी करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन अब इसको इस तरीके से रट्टा ना मारें कि भाई परचेजेस आएगा, परचेजेस के बाद ये आएगा, ये इसके बाद ये आएगा। आप इसको एक सिंपल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि अगर आपके पास एक दुकान होती, दुकान में कुछ माल बच जाता, नया साल स्टार्ट होता, तो फिर आप क्या करते हैं, आप और ज़्यादा माल खरीदते हैं, ठीक है। हो सकता है आप माल खरीदते हो तो आपको कोई डिस्काउंट या कोई रिटर्न हो जाए आपका, ठीक है, तो वो आप उस माल में से लेस कर दोगे, उस माल की जितनी भी कीमत होगी, ठीक है। फिर आप देखोगे कि साल के एंड में आपके पास कितना माल बच गया। अब जाहिर सी बात है जो माल बच गया वो नहीं बिका, और जो नहीं बचा या वो बिक गया, ठीक है, ये काफ़ी मतलब ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो जो बिक गया वो जो है उसकी सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, जो कि आपके पास पड़ा हुआ है वो आपका एसेट है, ठीक है, तो उसकी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं कंप्यूट करते हो। तो बस ये सिंपल तरीका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंप्यूट करने का, ठीक है। फिर आपके पास दीगर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और फिर आप उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ग्रॉस प्रॉफिट से लेस होते हैं, तो आपके पास सिंपल नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अगर चाह यहाँ पे कोई अदर इनकम नहीं हुई तो, ठीक है, जैसे बाज़ों का बिजनेसेस ये भी होते हैं कि कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से भी इनकम आ रही है। मेन ऑपरेशन के भाई हम सेल्स करते हैं, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, थोड़ा कमीशन भी ले लेते हैं, तो क्या है कि डिफरेंट ज़राए और भी हैं कमाने के एक बिज़नेस के पास, लेकिन जो मेन ज़राया है वो सेल्स का ज़राया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये अदर इनकम में शुमार होती है, जो कि अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी सेल्स कितनी हुई है। तो सेल्स आपको हमेशा याद रखना क्रेडिट साइड पे मिलेंगी, क्यों, क्योंकि सेल्स बढ़ने से क्रेडिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स आपकी कितनी है, 2 लाख की, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 लाख की सेल्स रिकॉर्ड कर ली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्स रिटर्न या कोई सेल्स डिस्काउंट नहीं। अब ये चीज़ जो है आपको मिलेगी डेबिट साइड पे, क्योंकि ये सेल्स को कम करती है, ठीक है। तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री भी बनाओ तो भी ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सेल्स रिटर्न है कितने की, 5000 की, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से लेस हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स है, यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न लिख के इसको लेस कर देंगे, तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। ये आ गई सेल्स रिटर्न, और ये ब्रैकेट में दूसरा मतलब कि ये माइनस साइन के साथ है, ठीक है। तो ये 2 लाख में से जब हम 5000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1,95,000, ठीक है। तो ये आ गई हमारी नेट सेल्स 1,95,000 की। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए देखते हैं हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि पिछले साल की बची हुई इन्वेंट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे इस साल भी उसको जाहिर सी बात बेचेंगे ना, पिछले साल की बची हुई तो साल भी थोड़ी बचा के रखेंगे, ठीक है, साल ऑब्वियसली हम उसको बेचेंगे, ठीक है। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपके पास डेबिट की साइड पे होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री कितने की है, 60 लाख की, मतलब नॉट 60 लाख, 60,000 की, ठीक है। 60,000 की आपके पास मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल ओपनिंग इन्वेंट्री पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 60,000 की आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। अब आप देखोगे कि आपने कुछ मजीद परचेजेस किए हैं या नहीं किए हैं, और अगर परचेजेस किए हैं तो उस पर कोई परचेज रिटर्न आपने किया है या कोई आपको परचेज डिस्काउंट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये परचेज आपको डेबिट साइड मिलेगा, क्योंकि परचेजेस जब भी आप करते हो तो आप कैश देते हो, तो कैश आपको क्रेडिट होता है, और परचेजेस जो आपकी डेबिट होते हैं, तो जिसकी वजह से ये परचेजेस आपको हमेशा डेबिट साइड पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये परचेजेस कितने का, 1,70,000 का, ठीक है। और परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न जो आपको क्रेडिट साइड पे मिलेगा, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ परचेजेस को यहाँ पे एडअप कर दोगे आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं परचेजेस 1,70,000 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री आपको ये बिल्कुल साल के एंड की इन्वेंट्री होती है, तो ये आपको एडजस्टिंग डेटा में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखो ये जो डेटा होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेटा होता है, ठीक है, एडजस्टमेंट को छोड़ के जो ऊपर जो ट्रायल बैलेंस वाला डेटा होता है, ये पूरे साल का डेटा होता है। और ये जो एडजस्टमेंट का ये वाला जो डेटा होता है, ये साल के बिल्कुल एंड वाले आखिरी दिन का डेटा होता है, यानी कि December 31 तारीख को आपको ये डेटा मिलता है, ठीक है। तो ये डेटा December 31 तारीख वाली इन्फॉर्मेशन है, और ये ऊपर जो है ये पूरे साल की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि ये एंट्री जो हुई हो अकाउंट रिसीवेबल की, वो मार्च के महीने में हुई हो, ये वाली एंट्री जो हुई हो सकता है वो जुलाई के महीने में हुई हो, ठीक है। तो ये पूरे साल का, ये साल के एंड के आखिरी वाले दिन का है, December 31 का, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो जिसकी वजह से मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री जो है आपकी एंडिंग इन्वेंट्री होती है, और आप देख रहे होते हो साल के एंड में देख रहे होते हो, तो आपको एंड के आखिरी दिन में बोल के आप देख रहे होते हो कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री बची है,
तो जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन जो आपको एंड वाले पीरियड में मिलती है, ठीक है, साल के एंड वाले पीरियड में। तो यहाँ पे आप देखो कि मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री ऑन December 31, ठीक है, बिल्कुल एंड वाले दिन खत्म हो रहा है साल, December 31 को कितना हो गया, वैल्यूड एट 80,000, यानी कि 80,000 का माल आपका बच गया, ठीक है, वो नहीं बिका 80,000 का माल, तो वो हम इसमें से जो नहीं बिका वो हम इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंडिंग इन्वेंट्री 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगे हैं तो इसका मतलब कि ये माइनस में है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, ठीक है, यानी कि जो माल हमने बेचा वो हम लोगों के कितने में पड़ा, ठीक है, हमने भी उसको कहीं ना कहीं से प्रोक्योर किया होगा, कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, ठीक है। तो पहले आ गया आपके पास 60,000, ठीक है, फिर प्लस करेंगे 1,70,000 को, फिर माइनस करेंगे 80,000 को, ठीक है। तो आपके पास ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 1,50,000, यानी कि जो आपने माल 1,95,000 का बेचा था वो आपको 1,50,000 का पड़ा, ठीक है। तो ये क्या आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सिंपली आप जब इसमें से आपकी नेट सेल्स में से लेस करोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लेस करते हैं, यानी कि आपने जो मार्कअप लगाया या मार्जिन से आपने कितना कमाया, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन भी बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन यानी कि जो मार्कअप लगाया आपने, ठीक है, सिर्फ मार्कअप से आपने कितना कमाया, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम जो अदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो हटा के बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितनी है। सो 195 माइनस 150, 1,50,000, दैट इज 45,000, 45,000 की हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 45,000 का, ठीक है। अब हम हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, वो तमाम एक्सपेंसेस में से लेस होंगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सपेंसेस जो आपको हमेशा डेबिट साइड पे मिलेंगे, आपको पता होगा कि एक्सपेंसेस जब भी आप के भरते हैं तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो ये आपको हमेशा डेबिट साइड पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सच कोई एक्सपेंसेस नहीं लिखा हुआ, तो अब हम आ जाएंगे एडजस्टिंग में, ठीक है। तो एडजस्टिंग में सबसे पहले लिखा है कि इंश्योरेंस वॉज एक्सपायर्ड ₹4,000, 4,000 की इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, ठीक है। इंश्योरेंस कितनी थी आपके पास, 6,000 की इंश्योरेंस थी, जिसमें से 4,000 की एक्सपेंस आउट हो चुकी है, जो एक्सपायर्ड हो गई वो एक्सपेंस आउट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से वर्क करता है कि जैसे लेट सपोज कि आपने इंश्योरेंस एडवांस में पे करके रखी हुई है कुछ 6,000 रुपीज़ की, ठीक है, 3 दिन के लिए, ठीक है, या 3 महीनों के लिए, चलें 3 महीनों के लिए लगा लेते हैं। अब 3 महीनों में से जो है वो 2 महीने गुजर गए, ठीक है। अब 2 महीने गुजर गए तो आप क्या बोलोगे कि आपकी इंश्योरेंस कितनी बच गई, तो ऑब्वियसली 2,000 की बच गई, ठीक है। तो कितनी खर्च कितनी हुई, 4,000 की खर्च होगी, क्योंकि 2 महीने गुजर चुके, मैंने 3 महीने की एडवांस में इंश्योरेंस पे की थी, 2 महीने उसमें से गुजर चुके, तो इसका मतलब कि सिर्फ 1 महीने की इंश्योरेंस बच गई, जिसकी वैल्यू क्या है 2,000, ठीक है। और खर्च कितनी हुई, एक्सपेंस आउट कितनी हुई, 4,000 की, ठीक है। ये बेसिकली एडजस्टिंग एंट्री का एक टाइप है जहाँ पे आप एसेट को कन्वर्ट कर लेते हो आपके एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि एडजस्टिंग एंट्री किस तरीके से बनाते तो मैंने अभी रिसेंटली एक मतलब वीडियो बनाई है एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे मैंने तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज की टाइप्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक्सपायर्ड हो चुका वो हमारा एक्सपेंस हो चुका है, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है, कितने का, 4,000 का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस 4,000 का, ठीक है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया 4,000 का। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और एक्सपेंस मिस कर दी जो कि यहाँ पे मौजूद था, वो है सैलरीज एक्सपेंस, कितने की, 10,000 की। अब हम देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टिंग में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन तो नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंटिंग टू ₹4,000, ठीक है। ये जो सैलरीज हैं ये आपने पे करनी है, और ये वाली जो सैलरीज है वो पेबल है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेबल, रिमेनिंग, ड्यू, ठीक है, यानी कि पे करनी अभी तक आपने पे नहीं की है, ठीक है। तो टोटल आपकी सैलरी एक्सपेंस कितना हो जाएगा, देखो ये तो सैलरी एक्सपेंस जो आपने अभी कैश की पेमेंट करनी है 10,000 का, ठीक है। तो ये आपका आ गया सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। अब दूसरा जो सैलरी एक्सपेंस है वो आपने अभी तक पे नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ये भी आपका एक्सपेंस है और ये पेबल है, यानी कि आप आगे जाके इसको ऑब्वियसली पे करोगे ही, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की एंट्री बनाएं, तो इन दोनों की अलग अलग अगर एंट्री बनाएं तो ये हो सकता है कि सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, 10,000 और कैश 10,000, ठीक है। और अगर हम इसकी एंट्री बनाएं तो क्या हो सकता है, सैलरी एक्सपेंस
4,000, ठीक है, और सैलरी पेबल, ठीक है, पेबल क्रेडिट कितनी 4,000 से, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक्सपेंस जो कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे, ठीक है। डेबिट साइड पे जब भी एक्सपेंस होता है तो वो प्लस में होता है, तो प्लस प्लस कितना हो गया 14,000, ठीक है। 10,000 ये 4,000 ये, तो बन गया 14,000। तो यानी कि आप जो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे वहां पे वो 14,000 का रिकॉर्ड करोगे, ना कि 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाएगी हमारी सैलरीज एक्सपेंस 14,000 की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कोई एक्सपेंस है, तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी नहीं, तो यहाँ देख लेते हैं। फिर आपके पास है बैड डेट एक्सपेंस कितना, एस्टिमेटेड ₹600, ठीक है। तो हम बैड डेट एक्सपेंस भी जो यहाँ पे सिंपल जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम जाके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया 600 से। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके अलावा आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट फॉर द ईयर ₹3,000, ठीक है। ये भी सिंपल 3,000 की आपके डेप्रिसिएशन गिवन है, कोई परसेंटेज वगैरह नहीं गिवन है, नहीं तो बाज़ औक़ात जो है वो परसेंटेज गिवन होती है और आपको निकालना पड़ता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे निकला हुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो 3,000 सिंपल हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है कि रेंट अर्नड, ठीक है। रेंट जो हमने अर्न कर लिया है कितना 8,000 का, जो भी हमारे अर्न होते हैं वो हमारा रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो ये क्या, ये अदर रेवेन्यू है, क्योंकि हमारा ये दूसरा सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का बिसाइड सेल्स, ठीक है। एक तो सेल्स है जो हम सेल्स करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दूसरा क्या करते हैं हम कोई चीज़, कोई घर वगैरह या कोई ज़मीन वगैरह रेंट पे भी देते हैं और वहाँ से भी हमें इनकम आती है, ठीक है। तो वहाँ से जो हमें वो 8,000 की इनकम आई है, तो ये हमारी अदर इनकम है, ठीक है। तो अदर इनकम में हमारे पास क्या है, रेंट अर्न, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट अर्न, ठीक है। कितने का रेंट अर्न हुआ, लेट मी जस्ट सी अगेन, 8,000, ठीक है। तो 8,000 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 8,000 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये जो है ये तमाम जो है आपकी एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि जो कि लेस होंगे किसमें से 45,000 में से, ठीक है। तो मैं इन तमाम के आगे जो है ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है। और इन तमाम को जो 45,000 से लेस कर देता हूँ, और जो अर्नड रेंट अर्नड ये आपका रेवेन्यू है, तो ये एड अप हो जाएगा आपकी ग्रॉस प्रॉफिट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं और 45,000 में से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो तमाम के तमाम माइनस करते जाते हैं और फिर आखिर में जो हमारा रेवेन्यू वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 4,000, ठीक है। फिर है हमारे पास 14,000, फिर है हमारे पास 600, ठीक है। फिर है हमारे पास 3,000 और फिर हमारे पास हम एडअप कर लेंगे कितना 8,000 को, ठीक है। तो कितना आ रहा है 31,400। सो 31,400 इज आवर नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 31,400, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।